नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ का आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन, जवानों के शौर्य का दिन और नक्सलियों की कमर तोड़ने का दिन। दो मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। एक वक्त को याद कर लीजिए जब बस्तर में गोलियों की धाए धाए और भयक्रांत स्थितियां हुआ करती थी, लेकिन अब जिस तेजी से मुठभेड़ हो रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो टारगेट सेट किया है कुछ तो उससे पहले बेहतर होगा। और जिस तरह से इस पे सियासत भी हो रही है, इसे भी समझना पड़ेगा। आज इन्हीं तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। खात्मे का ऐलान, छत्तीसगढ़ बना जंग का मैदान। गिन गिन चुन चुन कर नक्सलियों का हो रहा सफाया। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का प्लान। कुल 1 साल 11 दिन में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कराने का प्लान रेडी है। उसी दिशा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोला हुआ है। प्रदेश का हर नक्सल पीड़ित क्षेत्र जंग के मैदान की तरह नजर आ रहा है। लाल आतंक की मांद में घुसकर पुलिस जवान आर पार की लड़ाई छेड़ चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी नक्सलियों पर वीर जवान भारी पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग अभियानों में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों की टीम ने बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 30 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। बीजापुर के गंगलूर थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 26 ढेर। कांकेर में हुई दूसरी मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश का एक वीर जवान भी शहीद। 1 दिसंबर 2023 से लेकर 18 मार्च तक 307 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। 15 महीनों में 1261 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। 1071 नक्सलियों ने टेके घुटने, बड़ी मात्रा में असला बारूद भी जब्त हुआ। देश के गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों की शौर्य को सराहा। मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं। बहुत बहादुरी के साथ लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। एक तरफ जवानों की वीरता को शाबाशी मिल रही है, दूसरी तरफ जुबानी जंग भी बदस्तूर जारी है। पहले आंकड़ों में सवाल उठे, फिर निर्दोषों का एनकाउंटर के आरोप लगे। अब विपक्ष निशाना साध रहा है उद्योगपतियों को लेकर। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि बस्तर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। कौन कौन बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ये भी बताना चाहिए। इस बात पर सीधा जवाब भी सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में 4 बार हार के कारण बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। लगातार ऑपरेशन तेज होगा। बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। ये आरोप सियासत के गलियारों में भले ही नए हो, लेकिन इसके पीछे की सियासत दशकों पुरानी है। और ऐसे में जब कोई बड़ा ऑपरेशन सफल होता है तो उसमें विपक्ष की राजनीति भी लाजमी हो जाती है। बहरहाल लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का है और इसी लक्ष्य के साथ नक्सलियों के खिलाफ अटैक ये साबित भी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपनी अंतिम सांस ही गिन रहा है। फिर भी सवाल सियासत को लेकर बना हुआ है कि आखिर कब तक अलग अलग आरोपों के साथ इस लड़ाई पर सवाल उठते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सियासत के साथ साथ जवानों का शौर्य भी जो है
किस तरह से सिर चढ़ के बोल रहा है कि एक दिन में 30 नक्सलियों को मार गिराया गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर पहलू को बारीक से समझने वाले अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। और दंतेवाड़ा के, बस्तर के और पूरे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश महापात्र जो नक्सल एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि दंतेवाड़ा से लगातार कई सालों तक आप दंतेवाड़ा में रहते हैं, काम करते हैं। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सुरेश जी चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं। बस्तर में 30 नक्सलियों को मार गिराया गया और लगभग 1 साल बाद मार्च 2026 जब होगा, आज 20 मार्च 2025, तो संभवतः हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे होंगे कि बस्तर से क्या माओवाद खत्म हुआ, उस और इस कदम को कैसे आप देखते हैं और आज के इस पूरे घटनाक्रम को, एनकाउंटर को कैसे आप विश्लेषण करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं दाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर के, बस्तर में आकर के जब एक गोल पोस्ट खड़ा कर दिया कि ये मार्च 2026 नक्सलवाद का द एंड होगा, ये मान लीजिए कि उन्होंने वहां से सरकार को इशारा कर दिया कि हमें क्या करना है, फोर्स को इशारा हो गया कि उन्हें क्या करना है। और जो तमाम फोर्स है वो जिस तरीके से फ्रंट फुट में आकर के मोर्चेबंदी के साथ लड़ रही है, ये जबरदस्त रणनीति का प्रदर्शन है ये। क्योंकि बस्तर को, जिस बिहड़ को, एक दौर ऐसा था जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ें तब होती थी जब नक्सली अटैक करते थे, अब नक्सलियों पर फोर्स अटैक कर रही है। और यही वजह है कि एक आंकड़ा पहले आता था कि एक नक्सली का 100 बरामद होता था और 30 जवान शहीद होते थे। अब वो उल्टा हो चुका है, एक जवान की शहादत हुई है और हम बदले में 30 नक्सलियों के 100 लेके आ रहे हैं और ऑटोमेटिक राइफल्स ला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में बड़े पैमाने पर फोर्स ने बहुत गहरे मनोबल के साथ अपना काम किया है। और ये मान के चलिए कि यदि गोल पोस्ट नहीं होता तो बगैर गोल पोस्ट के लड़ाई आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। ठीक है सुरेंद्र जी, इशारा हुआ पिछले साल कि 26 में समाप्ति नक्सलवाद की कर दी जाएगी, द एंड हो जाएगा बस्तर से माओवाद के। पिछले 12-15 महीने में 307 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। आंकड़े कहते साहब कि 1261 की गिरफ्तारी हो गई और 1000 से अधिक ने सरेंडर कर दिया। ये आंकड़े पिछले 40 साल के माओवादी इतिहास के एंटी नक्सल ऑपरेशन के किसी भी राज्य से सबसे बेहतर आंकड़े हैं। बताइए जरा। अवधेश जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है। उनके शौर्य में किसी को कोई संदेह न है, न करने का अधिकार है। देखिए, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए आज भी सबसे बड़ा खतरा जो है वो नक्सलवाद है। और पूरे देश में जितने सीमावर्ती राज्य हैं, सब जगह नक्सलवाद खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी तेजी से खात्मे की ओर है। इसका दूसरा पहलू भी है अवधेश जी, जिसको नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं या हमारी सरकार ये दावा करती है कि केवल बंदूक के दम पे हम ये नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि बड़े विद्वान इस पैनल में बैठे हैं, ये जो है उचित नहीं होगा। विकास, विश्वास और सुरक्षा के बिना ऐसे नासूर से जो है निपट पाना जो है ये संभव नहीं है। मूल बात, छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां आई है, देखिए, विश्वसनीयता की पहली शर्त है पारदर्शिता। एक भी निर्दोष का मारा जाना जो है सभ्य समाज में उचित नहीं माना जाता। सरकार का ये दायित्व है कि जब जब ये ऐसी कार्रवाई होती है, और जब, देखिए, बात कांग्रेस की नहीं है, पिछले 1.25 साल से आप आंकड़े उठाएंगे अवधेश जी, तब दर्जनों, लगभग 3 दर्जन ऐसे मुठभेड़ हुए हैं जिस पर स्थानीय आदिवासी समाज या उनके प्रतिनिधि, उनके परिजन तथ्यों के साथ आरोप लगाए। पीड़िया मुठभेड़ के भी आप गवाह हैं। बीजापुर, कोयलीबेड़ा, जिस तरह से कांकेर में हुआ, परिजनों ने मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए। सरकार को पारदर्शिता से जांच करवाने में क्या आपत्ति? और आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो नेता प्रतिपक्ष ने उठाई कि उसको, बस्तर को आप छावनी बना के जो है उसका समाधान नहीं निकाल सकते। नंगरा पर्वत
आज क्या मजबूरी है? विधानसभा का प्रस्ताव गया, क्यों निरस्त नहीं किए? तो बस्तर के संसाधन अपने पूंजीपति मित्रों को खाली सपुर्द करके अब बस्तर से नक्सलवाद नहीं मिटा सकते। तमाम सवालों के जवाब में बीजेपी के नुमाइंदे हैं हमारे साथ, राजीव जी बड़े वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे लूंगा। लेकिन जब एक बार मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, सुरेंद्र जी ने एक बात कही कि सिर्फ बंदूक के दम पे बस्तर में शांति बहाली, नक्सलवाद का खात्मा संभव नहीं है। विकास और विश्वास सबसे मूल आवश्यकता है। जरा इस लाइन पे टिप्पणी कर दीजिए और आज के मुठभेड़ पे भी कुछ कहिएगा आप। जहां तक विकास की बात है तो मैं समझता हूं कि नक्सलियों ने उसकी कोई गुंजाइश जो है बाकी नहीं रखी थी। हालांकि सुरेंद्र वर्मा जी की जब जिस समय सरकार थी तो प्रयास हुए, उनके प्रयासों पे कोई शक नहीं है, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वहां पे उसकी कोई गुंजाइश रहे। अभी मैं बहुत समय बाद पिछले दिनों में यूट्यूब में बहुत चीजों को खंगालने की मैंने कोशिश की, तो मैं देखा वहां की जन अदालत मतलब इस तरीके से वहां पे कि जो है मतलब उसका विवरण में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उनकी रैली जिसमें हजार लोग हैं बस्तर में, तो मतलब ये है कि किसकी सरकार चलती थी। तीसरी बात जो है वहां पे स्मारक जो है मतलब कुतुब मीनार जैसे स्मारक, तो ऐसा तो ये नहीं कि रातों रात खड़े हो जाते होंगे, तो फिर किसकी सरकार चलती थी। और बात यह है, जहां तक कि मैं आंकड़ों का अध्ययन कर रहा था तो ये देखा मैंने 2020 में 40 नक्सली मारे गए, 2021 में 51 मारे गए, 2022 में 30 मारे गए, 2023 में 20 मारे गए और 2024 में अभी तो 25 चल रहा है, सीधे 213 का आंकड़ा, मतलब दहाई में जो था वो सीधे इकाई सैकड़े में पहुंचा। तो कुल मिला के जो हो रही है। और दूसरी बात ये कि मैं महंत जी की, मैं अपनी बात इस लाइन पे खत्म करूंगा अभी इस क्रम में, जहां तक कि महंत जी जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से उनका बहुत गहरा अध्ययन है और सत्ता पक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा कि आर्थिक कारण है, ये सब चीजों के पीछे जो उन्होंने आर्थिक कारण हुआ बताया, तो उनकी भी जब सरकार थी तो नगर-नार संयंत्र, उन्होंने भी तो नगर-नार संयंत्र की बात की थी। लेकिन इसमें यह भी है कि चाहे वो नगर-नार संयंत्र की बात हो या किसी और की, आर्थिक कारण जब वहां पे आता है तो वहां का विकास होता है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। तो कांग्रेस की सरकार में भी नीयत साफ थी और अभी भी मैं नहीं समझता कि किसी की नीयत में खोट या खराबी होगी। ठीक है, मैं लौटा मुझे राजीव जी से जवाब ले लेता। राजीव जी, आज सेना के 100वें का दिन है साहब, आज जवानों के जज्बे को सलाम करने का दिन है। सियासतदान सियासत करेंगे और जब सियासत होगी तो सियासी पक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। सुरेंद्र जी ने गहरा सवाल उठाया है कि साहब अगर बंदूक की गोली से एक निर्दोष भी मारा गया तो आपके सारे ऑपरेशन एक तरफ, उस निर्दोष का दोष किस पे लगेगा? जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं राजू पोयाम जी जो हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन शहीद एक तरफ शहीद हुए, एक तरफ आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जैसे एक गंभीर व्यक्ति का, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये बयान देना कि आर्थिक, आप तो नक्सलियों को सफाई करेंगे ही क्योंकि आपके आर्थिक मित्र आएंगे और रेड कॉरिडोर आप बिछाएंगे। अरे हम तो रेड कॉरिडोर को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, जो लाल आतंक पशुपति से तिरुपति तक छाया हुआ है, जो भारत को खोखला कर रहा है, जो बस्तर को बीमारू राज्य कहता है, जो बस्तर को बदनाम करके रखा है, उसका सफाया। और नेता प्रतिपक्षी बजाय इसके कि अभिनंदन करे, बजाय इसके कि वो दूसरी कुछ बात कहे, वो कहे रेड। बड़ी तकलीफ हो गई कांग्रेस पार्टी को। इसका अर्थ यह होता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बस्तर, जैसे पहले लोग कहते थे कि हमें काला पानी में नहीं जाना, यानी कांग्रेस पार्टी बस्तर को अजायब घर बनाए रखना चाहती है, बीमारू क्षेत्र बनाए रखना चाहती है। उनका दुख दिख रहा था। तो मुझे वो प्रसंग भी याद आ गया कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि जो घटना हुई है, कश्मीरी आतंकवादियों को मारा गया था, वो जगह का मैं नाम भूल रहा हूं, तो उन्होंने कहा था कि सोनिया जी सो नहीं पाई रात भर, तो वहां पे आतंकवादी मारे गए। तो उन्होंने कहा जो नरेंद्र शर्मा इंस्पेक्टर मारा गया था उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा, आतंकवादी मारे गए थे उस पर दुख व्यक्त किया था, तो और कहा था कि फर्जी इनकाउंटर है। तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? ऑपरेशन न करे। और देखिए, मैं तो कहता हूं जब मिलिट्री भी ऑपरेशन करती है बारामूला पर या कहीं दूसरी जगह पर, तो उसमें भी निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, उसमें भी जो पुलिस मिलिट्री के जो लोग सहायक लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। तो हम ऑपरेशन बंद कर दें। देखिए, बिल्कुल ये जरूरी है कि कोई भी निर्दोष ग्रामीण न मारा जाए, लेकिन निर्दोष ग्रामीण के आड़ में क्या हम ऑपरेशन बंद कर दें। और नियत निर्धार के माध्यम से हम मरहम भी लगा रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार की घटनाओं में मत जाए और वो मुख्य धारा में आए। लोन वराटू जैसे मरहम भी हम लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब है कांग्रेस पार्टी, कुछ भी मत करो, समझौते कर लो। ठीक है राजीव जी, मैं राजीव जी लौटूंगा। मैं जरा सियासत की बात से परे हटके मैं जरा सॉरी की बात कर लेता हूँ।
आज बड़े इत्तेफाक से सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, उस क्षेत्र को आप बेहतर समझते हैं। उस पामेड़ में आपने उस वक्त काम किया था जिस पामेड़ का नाम दशकों बाद लोग आज सुन रहे हैं। आज हम स्टूडियो में बैठ के पामेड़ का नाम सुन रहे हैं। आपने उस पामेड़ में काम आज से दशक पहले आपने किया था। उस पामेड़ के सीमावर्ती क्षेत्र में अगर सेना के जवान हमारे सैनिक शौर्य दिखाते हैं तो किसको क्रेडिट जाना चाहिए? बहुत बड़ी बात है। हमने एक सीरीज चलाई थी पामेड़ लाइव, और उस पामेड़ लाइव में के चलने के बाद रायपुर से संदेश गया और वहां पर कलेक्टर बीजापुर को कहा गया कि आप तुरंत पामेड़ जाइए। ये पहला कदम था प्रशासन का पामेड़ में, और उस दिन शासन से पहले आपके कदम थे। हाँ, और हम पूरे एक चक्कर काट करके जब पामेड़ पहुंचे थे, आज जो दृश्य दिख रहा है कि बीजापुर से पामेड़ के लिए बस चल रही है। तो यदि बीजापुर से पामेड़ के लिए बस चल रही है तो समझ लीजिए कि आप कितने बड़े बदलाव की ओर जा रहे हैं। मैंने आज ही एक पुलिस के बड़े अफसर से कहा कि मुझे खुशी इस बात की है, जो ग्रामीण अपने बचाव के लिए नक्सलियों के पीछे खड़े होते थे, अब वही ग्रामीण पुलिस के पीछे खड़े हैं, फोर्स के पीछे खड़े हैं, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि ताकतवर जंगल में बदल गए हैं। और जब ताकत का बंटवारा हो रहा है तो उसमें बड़ा हिस्सा अब पुलिस के पास है, क्योंकि जगह जगह पर कैंप्स लग गए हैं और उन्हें सुविधाएं चाहिए। विकास तभी मिलेगा जब सड़क बनेगी, और स्कूल तभी खुलेंगे जब सड़क बनेगी, और सड़क तभी बनेगा जब वहां फोर्स रहेगी। बगैर फोर्स के नहीं बन सकता। मैंने ओरपल बेटा जब हम गए थे, जब हमने वहां से 28 जवानों के शव को देर रात अपने कांधे में लाद के लाया था, तो हमें पता है अच्छे से कि वहां पर विकास के नाम पर नक्सलियों ने जिस तरह से आतंक मचाया हुआ था, और वो जो गगनपल्ली का जो गांव है वो बियाबान हो गया, स्कूल ध्वस्त हो गए, तो उसके पीछे तो नक्सली थे। और आज यदि वहां पर सब कुछ बदला है तो मुझे लगता है कि इस बदलाव का स्वागत ही होना चाहिए, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। मैं अनिरुद्ध जी आपका रुख करता हूं। सुरेश जी ने बिल्कुल सही बात कही साहब कि पामेड़ अगर बदल गया तो तस्वीर बदल जाएगी। बदल रहा है पामेड़, पामेड़ तक बस चल रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं खुद पुअर्ती गया हुआ था अनिरुद्ध जी। पुअर्ती जैसे हिड़मा के गांव में अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हो गया, स्कूल संचालित हो रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं, और उससे एक अच्छी तस्वीर आपको बताता हूं, शब्दों से वर्णन करता हूं, समझिएगा उसको, कि जब कैंप के बाहर हम लोग पहुंचे तो 8-10 ग्रामीण अधिकारियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये विश्वास की बात है अनिरुद्ध जी। और आज जो शौर्य दिखाया हमारे जवानों ने, 30 माओवादियों को मार गिराया, उस पर सियासत हो रही है साहब, इस पे कहिए जरा। आपने तस्वीर शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया अवधेश जी, और दूसरी बार क्या है कि जो बातचीत में बहुत दूर जाकर भी सोचने की जरूरत है। और एक लाइन जो है दूसरे विषय की है, लेकिन वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है कि राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हमें बुलाए गए थे, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, वो पानी को लेकर कही थी, प्रकृति ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है लेकिन फिर भी आप गरीब हैं। बस्तर में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज भी हम गरीब हैं। मैंने कहा ना कि बहुत दूर तक बात करने की जरूरत है। राजा मौली जैसा जो विश्व प्रसिद्ध जो डायरेक्टर या राइटर जो भी जो है, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट है जो है वहां पे झरने का, अगर कहीं बाहुबली में दिखता है तो वो बस्तर का है, लेकिन वहां फिल्माया नहीं जा सकता। प्रियंका चोपड़ा जो है जगदलपुर के एयरपोर्ट पे तो उतरती हैं, लेकिन बस्तर के शूटिंग में नहीं जाती, वो उड़ीसा की तरफ जाती हैं। पर अब इतना पर्यटन के लिए इतनी संस्कृति और पर्यटन जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में समृद्ध है तो वो बस्तर में है। उसके बाद भी क्या है उसका हम आकलन कर पा रहे हैं, उसका जो है मोल तय कर पा रहे हैं, बहुत कुछ कमी है। और इस आज जो है किसी भी प्रदेश की जो पहचान जो होती है व्यापक रूप से, तो संस्कृति एवं पर्यटन के कारण होती है। तो आज अगर कहीं उसको उठाने के लिए भी, मतलब केवल आर्थिक मुद्दों की ही बात नहीं की जाए अवधेश जी, संस्कृति और पर्यटन पुरातत्व जो है महत्व उसको भी लेकर की जाए, तो कुल मिलाकर जो है मतलब ये कि भविष्य तो बस्तर का थोड़ा उज्जवल होता दिखाई दे रहा है। चलिए राजीव जी जवाब दे दीजिए, माफ कीजिएगा, मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, राजीव ने कहा कि क्या हम लड़ना छोड़ दें, क्या हम मुठभेड़ बंद कर दें कांग्रेस के सवालों से बचने के लिए? अवधेश जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की चर्चा हमने अभी सुनी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आई। महापात्रा जी ने वहां की परिस्थितियों के बारे में बताया, और अनिरुद्ध भैया ने जिस तरह से बस्तर में जो संभावनाएं हैं उसका दोहन, आज भी हम वंचित हैं, उन चीजों के बारे में बताया। आज जो बस्तर है, देखिए बात कांग्रेस की नहीं है, बात लगातार वहां के स्थानीय आदिवासी जिन चीजों को उठाते रहे, वही बात जो है नेता प्रतिपक्ष ने आज कही
कि बस्तर के जो मूल विषय क्या हैं वो उसके पीछे नहीं छुप सकते। आप औद्योगिकरण की बात करते हैं, आप वहां के शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप बताइए पिछले 1.25 साल में विद्यामितान अतिथि शिक्षक क्यों निकाले गए? क्यों डीआरजी में आज तक भर्ती नहीं हुई पिछले 1.25 साल में? क्यों आप वहां के युवाओं को ठग रहे हैं? और आप औद्योगिकरण की बात करते हैं, आप एक तरफा ये नगर नार का आप दीपम की साइड सेंट्रल गवर्नमेंट की आप निकाल के देख लीजिए। मोदी के 3 मित्र आके वहां पर उनके कर्मचारी इंस्पेक्शन करके चले गए। तो एनएमडीसी का जो 20,000 करोड़ से ज्यादा का प्लांट है सार्वजनिक क्षेत्र का है, आप क्यों बेचना चाहते हैं? ये भी खबर आई कि वहां लिथियम के सोने के भंडार हैं। तो इस तरह से आपके मित्रों पे लुटाने के लिए है क्या? तो बस्तर के संसाधनों पर जो टेढ़ी नजर है। दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू भी है अवधेश जी, जिस तरह से विपरीत हालात में जो हमारे जवान संघर्ष करते हैं और इतनी बड़ी सफलता मिल रही है, डबल इंजन का आप दावा करते हैं। 11,000 करोड़ जो है उन बस्तर के उस बीहड़ क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का बाई वसूल लेती है केंद्र की सरकार। यहाँ के संसाधन तो चाहिए, यहाँ के खनिज तो चाहिए। दूसरी बात, आप ड्रोन का उपयोग की आप केवल कागजी बात करते हैं, हवाई बात करते हैं, ईआईडी डिटेक्ट करने की आप बात करते हैं। आप विपक्ष के नेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर तो खरीद लेते हैं, उसी इजराइल में जो बनता है ईआईडी डिटेक्टर क्यों नहीं लाते आप? कब तक ऐसे शहादत होते रहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि स्पष्ट कर दीजिए, राजीव जी स्पष्ट कर दीजिए। प्लांट बंद हो गए, ठीक। कोंडागांव में यहाँ ठीक, बंद है, ठीक। तो गुटकी रागी की खरीदी ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले आपके कथनी और करनी में अंतर है। मैं जवाब ले लेता हूं। राजीव जी जवाब दे दीजिए। सब कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो चीजें दिख रही है वही चीजें होनी चाहिए वास्तविक में। अगर नक्सलवाद खात्मे के पीछे कोई दूसरा काला खेल का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? जवाब दीजिए। बहुत दुख की बात है, जैसे मैं बाटला इनकाउंटर की बात कह रहा था ना कि वो छद्म युद्ध था कि अल्पसंख्यक वोटों के लिए हम आतंकवादियों को भी महिमा मंडित कर देंगे। बिल्कुल नहीं कहा। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का उस प्रकरण में प्रोसीजर पढ़ लीजिए। आप डिस्कोट करेंगे ना? अवधेश जी, मेरी कड़ी आपत्ति है बाटला इनकाउंटर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ठीक है, आतंकी नहीं पड़ा है। ठीक है, इसी तरह से झूठ बोलेंगे। ठीक है राजीव जी, राजीव जी, सुरेंद्र जी, राजीव जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, राजीव जी, ठीक है, राजीव जी, ठीक है। सुरेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। आज बेहद गंभीर मुद्दे पे चर्चा चल रही है। राजीव जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी, राजीव जी, ठीक है, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, ठीक है, सुरेंद्र जी सुन लीजिए। राजीव जी एक मिनट, राजीव जी एक मिनट सब्र करिए साहब। बेहद गंभीर मुद्दे पे चर्चा चल रही है। ठीक है, मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ राजीव जी, मैं आ रहा हूँ, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास। ठीक है, राजीव जी मैं आ रहा हूँ, राजीव जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, कलेक्टर का अपहरण हुआ था, ठीक है, चलिए, ठीक है, 40 साल हो गए साहब, सुन लीजिए राजीव जी, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, ठीक है, सुरेंद्र जी, ठीक है, राजीव जी सुन लीजिए, राजीव जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, ठीक है, सुरेंद्र जी सुन लीजिए। कोई तय नहीं करेगा साहब, मैं तय कर लूंगा क्या करना। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के आप दोनों राजनीतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जब छत्तीसगढ़ में इस तरह के विषयों पे चर्चा हो तो कृपया आप अन्य बातों को लेकर राजनीति मत करें। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं ना राजीव जी। सिंपल सा सवाल है साहब, एकदम छोटा सा सवाल है, आप मत खोइए, आप पानी पी लीजिए। सिंपल सा सवाल है कि क्या माओवादी के खात्मे के पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है जो बार बार कांग्रेस कहती है? छत्तीसगढ़ पे आइए ना राजीव जी, दीजिए ना जवाब, हम सुन रहे हैं आराम से। कह रहा था जी, माओवादियों का आतंक हो रहा है, नहीं ठीक है, माओवादियों का अगर सफाया हो रहा है, लाल आतंक पर अगर फायर हो रहा है, अगर उसमें काउंटर हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उसमें अगर इधर उधर की बातें करती है तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मानिए कैसी राजनीतिक दिशा कर रही है कांग्रेस पार्टी कि आप लाल आतंक का सफाया मत करो,
आप रेड कॉरिडोर को खत्म मत करो, आप रेड कॉर्पेट मत बिछाओ। यानी हम बस्तर में पर्यटन की संभावना पर बात नहीं कर सकते, हम बस्तर की खनिज संसाधन पर बात नहीं कर सकते। यानी बस्तर शोषित होता रहे, बस्तर को लोग देखने नहीं आए। यानी ये कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि यहाँ पर जाति वर्ग के नाम पे गृह युद्ध पे धकेल दो। बस्तर में जो समस्या है उसको खत्म कर दो। कांग्रेस पार्टी ठीक है राजीव जी, मुझे समाप्त करना, मुझे समाप्त करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, केवल 10 सेकंड मुझे समाप्त करना है, केवल 10 सेकंड। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि नक्सलवाद को आप बर्दाश्त करें। जो लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, सुन लीजिए, ये जनगणना। राजीव जी मुझे समाप्त करना, राजीव जी मुझे समाप्त करना है, राजीव जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है, चले मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त करना है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेश जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसके चेहरे पे नक्सलवाद का बदनुमा दाग, जो दाग है वो कोड़ के रूप में पहचाना गया छत्तीसगढ़ में। उसे साफ करने के लिए अगर सेना पराक्रम दिखाती है तो सियासत दलों को उसके पीछे सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे सियासतदान कोई भी हो। सवाल बड़ा है कि क्या सच में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा? और जिस बात का दावा किया जा रहा है कि सरकार विकास का ऐसा एम्बुश चला रही है जिसमें नक्सली फंसते जा रहे हैं, इन तमाम चीजों के लिए कुछ इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।